इस एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक हिटमैन को देखते हैं। हिटमैन दरअसल उन लोगों को कहा जाता है जिसका काम किसी का मर्डर करना होता है और इस बंदे का नाम होता है साकामोटो तारो और ये बंदा एक लेजेंडरी हिटमैन होता है और यही बंदा इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी है। साकामोटो के सामने कई सारे बंदे आते हैं जिन्हें वो एक एक करके बड़े ही आराम से मार देता है और उसे इस काम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती और वो इन सभी लोगों को बुरी तरह से मार देता है। और हमें बताया जाता है कि कुछ समय पहले एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम था साकामोटो तारो। हर गैंगस्टर उसके नाम से डरता था और सारे हिटमैन उसके जैसा बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना हिटमैन वाला काम छोड़ दिया और साकामोटो ने उस लड़की से शादी कर ली और उनको एक बेटी होती है। लेकिन अब साकामोटो काफी ज्यादा मोटा हो चुका है और वो अपनी छोटी सी दुकान पर काम करता था। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढता हुआ उसके स्टोर तक आ जाता है। इधर साकामोटो अपनी दुकान के अंदर एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है जो कि हमेशा उनकी दुकान पर आता है। अचानक ही इस बच्चे के बैग से इंक की बोतल गिर जाती है जिसकी वजह से एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है और ये देखकर उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है और वो उस बच्चे को एक पंच मारने ही वाला होता है। लेकिन साकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपनी पेंसिल को उसकी गर्दन में घुसा देता है और उसे जान से मार देता है। असल में साकामोटो उसे मारता नहीं है, बस वो ऐसा करने की सोच रहा होता है और वो आदमी दुकान से चला जाता है और ये सब उस लड़की ने भी देख लिया होता है जो साकामोटो को ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो लड़का जानता था कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने की सोच रहा था। असल में ये लड़का भी एक हिटमैन होता है और इस लड़के का नाम शिन होता है और इसके पास साइकिक पावर्स होती है जिससे कि वो किसी के भी माइंड को रीड कर सकता है। साकामोटो अभी से एक थप्पड़ मारने की सोचता है जिसे देखकर शिन डर जाता है और बोलता है कि मैं शिन हूँ और मैं आपके अंडर काम किया करता था। और अब ये दोनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं और शिन कहता है कि यानी कि सच में आप एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगे हो। शिन चाहता था कि साकामोटो अपने पुराने काम को दोबारा से शुरू कर दें। साकामोटो अपने मन में कहता है कि मेरे हिटमैन वाले दिन जा चुके हैं और ये सुनकर शिन बोलता है कि आप लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपसे डरता था, आखिर साकामोटो वो सब कैसे छोड़ सकता है। साकामोटो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपने नूडल्स को खाने लगता है। शिन कहता है कि अब आप काफी ज्यादा मोटे हो चुके हो और आपको पहचान पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है और इतना कहकर वो अपनी सिगरेट को जलाने लगता है। लेकिन साकामोटो बिजली की तेजी से उसकी सिगरेट काट देता है क्योंकि यहाँ पर नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ था। साकामोटो की स्पीड को देखकर शिन समझ जाता है कि भले ही वो मोटा हो चुका है लेकिन साकामोटो अब भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है और वो चाहे तो इसी वक्त शिन को भी मार सकता है। और तभी एक डिलीवरी वाला साकामोटो का कुछ सामान लेकर आता है और उसे साकामोटो की थोड़ी मदद भी चाहिए थी और शिन को लगता है कि शायद साकामोटो अब भी हिटमैन वाला काम करता है और वो बस एक आम आदमी होने का दिखावा कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिलीवरी मैन को अपना पेड़ काटने में साकामोटो की हेल्प चाहिए थी और साकामोटो काफी तेजी से उसके सारे पेड़ों को काट देता है। साकामोटो टाउन के लोगों की छोटे मोटे कामों में मदद करता रहता था और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक उसे सभी पसंद करते थे और एक लेजेंडरी हिटमैन को ऐसे छोटे मोटे काम करते हुए देखकर शिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। क्या सर, आप ऐसे छोटे मोटे काम क्यों कर रहे हो? और कहता है कि आप मेरी नजरों में एक महान हिटमैन हुआ करते थे। और ये कहकर शिन वहाँ से चला जाता है और इसके बाद शिन अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं पूरे 5 साल बाद साकामोटो सर को देख रहा हूँ लेकिन वो अभी कितने ज्यादा कमाल के हैं और मोटे होने के बाद भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं। काश मैं फिर से उनके साथ काम कर पाता। तभी शिन को अपने बॉस का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि शिन, क्या तुमने साकामोटो को वापस से काम पर आने के लिए मना लिया? सॉरी बॉस, मैं ऐसा नहीं कर पाया। जिस पर उसका बॉस कहता है कि अगर कोई हमारी गैंग छोड़कर जाता है तो हम उसे जान से मार देते हैं और यही हमारी दुनिया का नियम है और अगर ये काम तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को भेजूंगा साकामोटो को जान से मारने के लिए। शिन को असल में साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था लेकिन वो साकामोटो का बहुत ही बड़ा फैन होता है और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन काफी ज्यादा सोचने के बाद शिन ये समझ जाता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो उसे कोई और मार देगा। अगर साकामोटो को मारना ही है तो ये काम उसके हाथों से ही होना चाहिए। अगली सुबह शिन वापस से साकामोटो की दुकान पर पहुंच जाता है जहां साकामोटो की वाइफ कहती है कि तुम तो कल भी आए थे ना। पर शिन उसकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देता और वो अपनी गन में साइलेंसर लगाकर स्टोर के अंदर चला जाता है। शिन साकामोटो से कहता है कि मैं आज टाउन छोड़कर जा रहा हूँ और जाने से पहले मैं आपको गुड बाय बोलने आया था। और इसके बाद शिन अपनी गन से साकामोटो
साकामोटो के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन साकामोटो अपनी मुंह की कैंडी को बाहर थूक देता है, जो कि उस बुलेट से टकराकर उसकी डायरेक्शन को बदल देती है। इसके बाद वो शिन के ऊपर एक आइसक्रीम फेंक कर मारता है, जिसे वो आसानी से डॉज कर लेता है और साकामोटो उसके सामने से गायब हो जाता है और शिन उसका माइंड रीड नहीं कर पा रहा होता और शिन का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है और तभी साकामोटो उसके पीछे आ जाता है और वो उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि शिन दूर जाकर गिरता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत ही बड़ा गधा हूँ, पता नहीं मैं क्या सोचकर साकामोटो से लड़ने आ गया। और वहीं पर शिन बेहोश हो जाता है। शिन को जब होश आता है तो वो साकामोटो के घर में था, जो कि उसके दुकान के ऊपर वाले फ्लोर पर है। शिन को साकामोटो की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए बुलाया जाता है और शिन को समझ में नहीं आता कि साकामोटो ने उसे अपने घर पर क्यों लाया है और कहीं इस खाने में जहर तो नहीं मिला हुआ है। लेकिन शिन की बॉडी पर पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता और शिन जब खाना खाता है तो वो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अब वो समझ जाता है कि इन छोटी छोटी खुशियों के लिए साकामोटो ने अपना काम छोड़ा था। डिनर के बाद शिन साकामोटो को खाने के लिए थैंक्स कहता है। साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा था कि यहाँ दोबारा जरूर आना और इसके बाद शिन अपने बॉस के पास चला जाता है, जहाँ उसका बॉस उसे काफी ज्यादा डांट रहा होता है। शिन अपने बॉस के सामने सर झुकाकर कहता है कि प्लीज बॉस साकामोटो को जिंदा रहने दो, वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। और ये चीज सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं। उसका बॉस कहता है कि साकामोटो ने हमारी दुनिया का नियम तोड़ा है, वो बिना कुछ बताए हमारे गैंग को छोड़कर चला गया, इसलिए साकामोटो को मरना ही होगा। शिन कहता है कि आप साकामोटो की जगह मुझे मार दीजिए, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ दो। उसका बॉस कहता है कि ठीक है, तुम मर गए तो हम साकामोटो को छोड़ देंगे। और फिर बॉस अपने मन में कहता है कि कितना बड़ा गधा है ये, इसकी बात मैं क्यों ही मानूंगा। शिन उसके मन की बात को रीड कर लेता है और अपनी गन को अपने बॉस की तरफ पॉइंट कर देता है और इनके बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। इधर साकामोटो अपनी दुकान में बैठकर ये सभी चीजें सुन रहा होता है, जिसके बाद वो एक बटन को प्रेस करता है और एक सीक्रेट डोर ओपन होता है और हम देखते हैं कि उसकी दुकान के नीचे काफी सारी गन्स होती हैं। साकामोटो इनमें से बस एक टीजर गन निकालता है और उसे लेकर निकल पड़ता है। इधर शिन किसी तरह से जिंदा बचा हुआ था, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों का माइंड रीड कर रहा होता है, तो उसे छुपने में काफी ज्यादा आसानी हो रही थी। और तभी एक बंदा शिन के ऊपर बंदूक से ही फायर कर देता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बच जाता है। बॉस सभी से कहता है कि अगर तुम उसके करीब जाओगे तो वो तुम्हारा माइंड रीड कर लेगा, तो दूर रहकर ही उसके ऊपर अटैक करो। शिन की गोली अब खत्म हो जाती है और उसे 3 लोग घेर लेते हैं। वो शिन को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी साकामोटो पीछे से आकर उन्हें टीजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है। साकामोटो को यहाँ देखकर शिन और उसका बॉस दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो लोग साकामोटो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो जो अपने साथ सिर्फ 2 चॉपस्टिक लाया होता है, वो उनसे ही लोगों को मारने लगता है। 2 आदमी उसके ऊपर गन से फायरिंग करते हैं, लेकिन साकामोटो अपनी चॉपस्टिक की मदद से उन बुलेट्स को काफी आसानी से रोक देता है और वो बिजली की रफ्तार से सभी को पीटने लगता है। वो मोटा जरूर था, लेकिन उसमें फुर्ती काफी ज्यादा थी। बॉस अपने चेले चपाटों से साथ में उसके ऊपर गोले चलाने को कहता है, लेकिन साकामोटो उन सभी से बचता हुआ उनकी बंदूकों को ही काट देता है और गुंडों के साथ साथ वो उनके बॉस को भी खत्म कर देता है। और ये सब देखकर शिन समझ जाता है कि वो अब भी एक लेजेंडरी हिटमैन ही है। वो साकामोटो से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? जब मैंने तुम्हें बेहोश किया था तब मैंने तुम्हारी गन के अंदर एक ट्रैकर लगा दिया था। मैं अपने वादे के मुताबिक आज ये टाउन छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन साकामोटो उससे अपनी दुकान की एक यूनिफॉर्म दे देता है और कहता है कि उसे 1 घंटे के 150 रुपए मिलेंगे और ओवर टाइम के पैसे अलग से। यानी कि साकामोटो शिन को अपनी दुकान में काम करने का ऑफर दे रहा था और अगले दिन से शिन भी साकामोटो के साथ उसकी दुकान पर काम करने लगता है। शिन देखता है कि रामन के सारे कप को साकामोटो अकेले ही खाली कर रहा होता है। शिन अपनी माइंड रीड करने की पावर से कस्टमर को उनका सही सामान दे पा रहा था और साकामोटो की वाइफ और बेटी को भी शिन काफी ज्यादा पसंद आता है। वो बच्चा उसे बाहर चल के खेलने के लिए बोलता है। अभी उसकी शिफ्ट खत्म नहीं हुई है और ये काम उसके पिछले काम से कहीं ज्यादा आसान है। वो बच्चा पूछता है कि पहले तुम क्या करते थे? जिस पर साकामोटो अपने मन में बोलता है कि उससे बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर शिन कहता है कि मैं पहले सफाई का काम करता था। जिसके बाद शिन साकामोटो की तारीफ करता है कि आप रिटायर होने के बाद भी कितने ज्यादा खतरनाक हो और कितनी आसानी से उन सभी गुंडों को मार दिया। साकामोटो अपने मन में शिन से कहता है कि वापस से काम पर लग जाओ, लेकिन फिर भी शिन बोलता है कि आपने तो सबको एक ही झटके में मार दिया था। और ये बात साकामोटो की वाइफ सुन लेती है, जिसका नाम एओई होता है। एओई साकामोटो से पूछती है कि कहीं तुम फिर से हिटमैन वाला काम तो नहीं करने लगे? जिस पर साकामोटो डरते हुए मना कर देता है। शिन बोलता है कि लेकिन आपने तो उन सभी को मार दिया था। मैंने किसी को मारा नहीं था, बस उन्हें बुरी तरह से इंजर्ड किया था। और वो साकामोटो को धमकी देती है कि अगर तुमने कोई भी बुरा काम किया और फैमिली रूल को तोड़ा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। और ये सुन के साकामोटो और भी ज्यादा डर जाता है। एओई के जानने के बाद शिन पूछता है कि ये फैमिली रूल क्या है? जिस पर साकामोटो उसे पेंसिल से मारने की सोचता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रखा करो। इसके
उसके बाद साकामोटो शिन को लेकर चाइना टाउन आ जाता है क्योंकि उसे यहाँ से अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेना था। लेकिन शिन देखता है कि वो यहाँ इतनी दूर खाने के बंस लेने आया था जो कि उसकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा पसंद है। शिन फिर से फैमिली रूल के बारे में पूछता है तो साकामोटो उसे मना कर देता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि शिन किसी का भी माइंड रीड कर सकता है तो साकामोटो कभी उससे मुंह खोलकर बात नहीं करता बल्कि अपने मन में ही उससे बात करता रहता है। और अचानक ही एक लड़की विंडोज को तोड़कर साकामोटो के ऊपर गिर जाती है जिससे उसके बंस जमीन पर गिर जाते हैं जिससे कि उसके बंस खराब हो जाते हैं। और कुछ लोग इस लड़की के पीछे पड़े हुए थे जिनसे कि वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और इस लड़की का नाम लू होता है। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन अब भी साकामोटो अपने बंस को लेकर बैठा होता है जो कि अब खराब हो गए थे और वो गुंडे लू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन लू अकेले ही उन सभी को पीट देती है। और शिन देखता है कि वो ताइची मार्शल आर्ट्स का यूज कर रही थी और एक टकला आदमी लू को पीछे से पकड़ लेता है और एक बंदा लू को चाकू से मारने ही वाला होता है, लेकिन साकामोटो अपने चमचे से उस चाकू को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है और फिर एक पंच मारकर उसे वहीं पर सुला देता है। शिन भी उस टकले आदमी के सिर के ऊपर एक ईंट को देकर मारता है और एक आदमी के पास गन होती है तो लू ही उसे पीट देती है। लेकिन फिर यहाँ पर और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि लू अपने गैंग के साथ है और साकामोटो लू को कंधे के ऊपर उठाकर वहाँ से लेकर भाग जाता है और वो गुंडे उन्हें पकड़ नहीं पाते और वो गुंडे अपने बॉस के पास जाके बताते हैं कि बॉस वो लड़की भाग गई और इस काम में 2 आदमी भी उसकी मदद कर रहे थे। इनका बॉस कहता है कि हमने उस लड़की को ढूंढने के चक्कर में उसकी पूरी क्लेन को मार दिया और फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए। और वो आदमी अपने बॉस से माफी मांगता है, प्लीज बॉस हमें माफ कर दो, बस हमें एक और मौका दे दो। लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन को ही काट देता है और अपने भाई से कहता है कि ये अभी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। और ये दोनों ही भाई होते हैं जिनमें से एक का नाम सोनी होता है और दूसरे का नाम बाचो और ये दोनों ही भाई काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। बॉस इन दोनों से कहता है कि उस लड़की के पास एक चाबी है जो मुझे चाहिए, अगर वो चाबी हमारे हाथ लग गई तो हम पूरे ही ब्लैक मार्केट पर राज करेंगे, तो तुम्हें किसी भी कीमत पर उस लड़की को ढूंढना ही होगा और तुम्हारे रास्ते में कोई भी आए तो उसे खत्म कर देना। इधर ये तीनों गुंडों से बचते हुए काफी दूर आ जाते हैं। इधर लू शिन को बताती है कि मेरा नाम लू है और मैं लू फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पास ये एक चाबी है जिसकी वजह से वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे। ये चाबी मेरे क्लेन की एक हिडन वोल्ट की है जो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी थी। शिन कहता है कि तुम ये चाबी उन गुंडों को क्यों नहीं दे देती, ये तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं होंगे। लू कहती है कि मेरे मॉम और डैड इस चाबी को प्रोटेक्ट करने में मारे गए, तो अगर ये चाबी मैं उन गुंडों को दे देती हूँ मैं ऊपर जाकर अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी और ये तुम लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। और वो वहाँ से जाने लगती है। साकामोटो लू से पूछता है कि क्या तुम्हें बंस बनाने आते हैं? हाँ, मुझे मेरे डैड ने सिखाया था। शिन साकामोटो से कहता है कि हमें इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए और ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है। साकामोटो कहता है कि आज की शॉपिंग यहीं पर कैंसिल करते हैं और हमें इस लड़की को प्रोटेक्ट करना है और अगर ये लड़की जिंदा घर पहुंच जाती है तो इसे हमारे लिए बंस बनाने होंगे। लू कुछ बोल पाती उससे पहले ही बाचो वहाँ आके साकामोटो के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और वो एक बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरता है। हम लोग बातें कर रहे थे और इतनी देर में ही ये दोनों यहाँ आ गए। लू शिन को बताती है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं और ये दोनों भी हिटमैन का काम करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं और कभी भी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। ये दोनों सीरियल किलर्स हैं जिन्हें लोगों को मारने में मजा आता है और अपने विक्टिम्स का सर काट के उनका स्केच बनाना इनकी हॉबी है। बाचो ये सुनकर कहता है कि बड़े भैया हम तो फेमस हो गए, जिस पर सोनी कहता है कि हम हिटमैन हैं, लोगों को हमारे बारे में ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। और तभी शिन सोनी को मारने आता है लेकिन सोनी उसके हाथ को पकड़ लेता है। क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया? तुम्हें लगता है कि वो मर गया? तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, कोई आंडू पांडू हिटमैन ही होगा जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता। और तभी बाचो लू के पीछे चला जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है और तभी साकामोटो यहाँ पर आकर उसे एक पंच मार देता है और उनकी नीचे की छत टूट जाती है और ये लोग छत तोड़कर एक किचन में आ गए थे। सोनी साकामोटो से पूछता है कि तू कौन है बे मोटे, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है साकामोटो तारो। सोनी लू से कहता है कि चाबी हमें दे दो लड़की, तो हम तुम्हें आसान मौत देंगे। नहीं, ये मैं नहीं दूंगी, ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। सोनी कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही बोला था जब मैंने उन्हें मारा था। और ये सुनकर लू गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक करने जाती है लेकिन साकामोटो उसे खींचकर पीछे कर देता है। शिन लू को समझाता है कि तुम्हें गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। लू कहती है कि उस वोल्ट के अंदर मेरे परिवार का सब कुछ है जिसके लिए इन कमीनों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। सोनी लू की तरफ एक कुनाई फेंक कर मारता है लेकिन साकामोटो उसे पकड़ लेता है। सोनी साकामोटो से कहता है कि हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। वहीं लू को समझ में नहीं आता उसे बचाने के लिए साकामोटो अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ क्रिसमस के दिन साकामोटो एओई के लिए गिफ्ट लेकर जाता है लेकिन उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। एओई समझ जाती है कि वो किसी का खून करके आ रहा है और उसे खून
खून की कमाई वाला ये गिफ्ट नहीं चाहिए। एओई कहती है कि अगर तुम बुरे काम नहीं छोड़ सकते तो हम दोनों भी साथ नहीं रह सकते। इतना कह के वो छत से नीचे कूद जाती है। साकामोटो भी कूदकर उसे पकड़ लेता है और दोनों नीचे बर्फ पे जाके गिरते हैं, जिससे कि उन्हें कोई भी चोट नहीं आती। एओई कहती है कि अगर मैं मर जाती तो तुम मुझे मिस करते, इसलिए तुम भी कूद गए, और इस फीलिंग को ही प्यार कहते हैं। एओई साकामोटो से प्रॉमिस लेती है कि अब से तुम किसी को नहीं मारोगे, यही हमारा रूल होगा। और अब तक उसने जितने भी बुरे काम किए हैं उनकी भरपाई करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाएगा। शिन भी साकामोटो के माइंड में ये फ्लैशबैक देख लेता है और समझ जाता है कि उनका फैमिली रूल यही था और वो किसी को भी जान से नहीं मार सकता। वो दोनों भाई अब साकामोटो के ऊपर अटैक कर देते हैं और साकामोटो उनसे चम्मच की मदद से ही लड़ने लगता है और ये दोनों भाई मिलकर भी साकामोटो को इंजर्ड नहीं कर पाते। अब इसके बाद ये दोनों भाई अपने कंबाइन अटैक का यूज करते हैं, अपनी कास्ट आयरन टेक्निक का यूज करते हैं और साकामोटो को बीच से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और साकामोटो की एक नस खिंच जाती है, जिस पर शिन बैंडेड लगा देता है। सोनी सोचता है कि उनके इस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बच पाया और इस मोटे ने इस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लिया और ये दोनों भाई अपनी एक और खतरनाक टेक्निक का यूज करने का सोचते हैं, लेकिन साकामोटो बाचो के सिर के ऊपर एक बर्तन को देकर मारता है और वो सोनी के वेपन को तोड़ देता है। सोनी अब साकामोटो को छोड़कर लू की तरफ जाता है, लेकिन शिन उसका माइंड रीड कर लेता है और वो रस्सी की मदद से उसे पकड़कर पीछे फेंक देता है और फिर साकामोटो उसके सिर पर फ्रीज देकर मारता है और इस तरह वो दोनों भाइयों को हरा देते हैं। शिन एक रस्सी की मदद से उन दोनों को बांध देता है। लू पूछती है कि आखिर तुम दोनों हो कौन? साकामोटो कहता है कि हम दोनों एक दुकान पर काम करते हैं और इधर इनके बॉस को गुस्सा आ रहा था, ये सोनी और बाचो कहाँ रह गए? वो खजाने से भरा वोल्ट उसके सामने ही था, लेकिन उसे खोलने के लिए उसे चाबी की जरूरत थी। तभी साकामोटो और शिन बाचो और सोनी को लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं। बॉस को समझ में नहीं आता कि ये दोनों अंदर कैसे आ गए। तभी लू पीछे से आकर बॉस की गर्दन पर चाकू रख देती है और वो रोते हुए लू से माफी मांगने लगता है, प्लीज लू मुझे माफ कर दो, और लू से काफी बुरी तरह से पीटने लगती है और वो उससे बोलती है कि हर बात पे लोगों को मानना जरूरी नहीं होता, हमें पास्ट को भुलाकर एक हैप्पी लाइफ जीनी चाहिए, ऐसा मेरे फादर कहा करते थे। इसके बाद लू चाबी की मदद से उस वोल्ट को ओपन करती है और इसके अंदर काफी सारा खजाना होता है और इसके अंदर कुछ किताबें, सीडी और खिलौने भी रखे हुए थे और एक किताब के अंदर लिखा होता है कि लू क्लेन का जो हेड होगा उसे अपना सबसे कीमती आइटम यहाँ रखना पड़ेगा। तो अलग अलग हेड ने यहाँ पर अलग अलग आइटम्स रखे होते हैं। लू के डैड ने यहाँ पर एक वाइन की बोतल रखी होती है जो कि वो लू के बड़े होने पर उसके साथ पीना चाहते थे। साकामोटो अपने बंस निकालता है जो कि उसने अभी तक संभाल के रखे होते हैं और वो तीनों ही उसे खाने लगते हैं और ये कुचले जाने के बाद भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और अगले दिन से लू भी साकामोटो की दुकान पर काम करने लगती है और वो यहाँ पर पोर्क बंस बनाया करेगी। साकामोटो शिन से कहता है कि अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो तो तुम्हें भी फैमिली रूल को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि वो भी अब से किसी को भी जान से नहीं मार सकता। दूसरी तरफ हम एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ साकामोटो के सिर के ऊपर पूरे 1 बिलियन येन की बाउंटी होती है, यानी कि जो भी साकामोटो को मारेगा उसे 1 बिलियन येन मिलेंगे। और अगले दिन लू काम पर लेट आती है जिसके लिए शिन उसे डांटने लगता है और वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रही होती और वो सभी चीजों को गलत तरीके से रख रही होती है और बोलती है कि कस्टमर को जो चाहिए वो खुद ले लेगा। ये सब देखकर शिन समझ जाता है कि लू ने आज से पहले कोई भी काम नहीं किया होगा, जिस पर लू बताती है कि वो अपने डैड के साथ उनके काम में मदद करती थी। वो बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें बोरे दफनाया करती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उन बोरों में क्या हुआ करता था। शिन अब साकामोटो से कहता है कि हमें इस लड़की को काम से निकालना होगा, ये दुकान का माहौल खराब कर रही है। साकामोटो दोनों को शांत करता है और कहता है कि शिन तुम्हें लू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए और लू अगर तुम काम पर लेट आओ तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अक्सर साकामोटो इतना ज्यादा नहीं बोलता था और शिन को साकामोटो पर शक होने लगता है क्योंकि साकामोटो आज कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहा था। और तभी उनकी दुकान का गेट खुलता है और एक दूसरा साकामोटो दुकान के अंदर आ जाता है और दो साकामोटो को देखकर लू और शिन हैरान हो जाते हैं। अब ये दूसरा साकामोटो चुपचाप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और अखबार पढ़ने लगता है और यही असली साकामोटो है। नकली साकामोटो उसके ऊपर चाकू से अटैक करता है, लेकिन असली साकामोटो उससे बच जाता है और एक ब्लेड को निकालकर नकली साकामोटो की गर्दन पर रख देता है। लेकिन तभी वो दोनों अपने अपने वेपन्स को पीछे कर लेते हैं। कैसे हो नागुमो, बड़े दिनों बाद मिले। और नकली साकामोटो अपने असली रूप में आ जाता है और इस बंदे का नाम नागुमो है और इसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। शिन और लू दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और शिन इसका माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा होता और नागुमो इन दोनों के ऊपर हंसने लगता है क्योंकि इसने इन दोनों को बेवकूफ बना दिया था और वो दोनों गुस्से में आकर नागुमो को पीट देते हैं। नागुमो भी इन्हें बताता है कि मैं सामने वाले सुपरमार्केट में काम करता हूँ और मैं साकामोटो का दोस्त हूँ और मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन इनकी दुकान के सामने कोई भी सुपरमार्केट नहीं था। साकामोटो उन्हें बताता है कि ये एक हिटमैन है और
और हम साथ में काम किया करते थे और ये 27 साल का है। यानी कि नागुमो ने उन दोनों से फिर से झूठ बोला था और वो दोनों फिर से उसे पीटने लगते हैं और उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। नागुमो उन्हें बताता है कि साकामोटो के सिर पे इनाम रखा गया है पूरे 1 बिलियन येन की। लू और शिन को इस बात पर विश्वास नहीं होता और उन्हें लगता है कि वो फिर से उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन नागुमो कहता है कि लेकिन मैं इस बार सच कह रहा हूँ। जे ने कल ही ये डिसाइड किया है कि जो भी साकामोटो को मारेगा उसे 1 बिलियन येन मिलेंगे। नागुमो कहता है कि बाउंटी के बारे में अभी कुछ लोगों को ही पता होगा, लेकिन कल तक इसके बारे में सभी को पता चल जाएगा। तभी यहाँ पर एक आदमी पिज्जा की डिलीवरी करने आता है, लेकिन शिन उसके माइंड को रीड कर लेता है। वो असल में साकामोटो को यहाँ पर मारने के लिए आया था और ये आदमी भी एक हिटमैन है और इसका नाम पिज्जा नाकाजिमा है। और वो जाकर नागुमो की गर्दन पर कटर को रख देता है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन साकामोटो और लू वो दोनों तो मजे में पिज्जा खा रहे थे और वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तभी नागुमो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और इस बंदे को चेयर से बांध देता है और नागुमो उसे मारने ही वाला था, लेकिन साकामोटो उसे रोक देता है और वो उसके नो किलिंग रूल का मजाक उड़ाता है। क्या तुम इस मैटर से ऐसे ही निकलना चाहते हो बिना किसी को मारे? ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी भी कई सारे लोग आना बाकी हैं और क्या पता वो मैं भी हो सकता हूँ। और ये सुनकर शिन शॉक हो जाता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ और हमारा ग्रुप इस मामले में कोई भी दखल नहीं देगा। असल में नागुमो द ऑर्डर नाम के ग्रुप का एक मेंबर है जिसमें ये लोग दूसरे हिटमैन को मारने का काम करते हैं और साकामोटो भी पहले इस ग्रुप का मेंबर था। नागुमो अब यहाँ से जाने लगता है। साकामोटो उससे पूछता है कि आखिर मेरे मरने से किसी को क्या फायदा होगा? ये तो मुझे नहीं पता, हमें तो सिर्फ मिशन पूरा करने से मतलब होता है और रिटायर होने के बावजूद तुमने कुछ माफिया ग्रुप्स को पीटा है जिससे कि कई सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ चुके हैं। ये पिज्जा वाला तो काफी कमजोर था, लेकिन अब इससे भी ज्यादा पावरफुल लोग तुम्हें मारने के लिए आएंगे। इसके बाद नागुमो उस पिज्जा वाले को उठाकर यहाँ से चला जाता है। शिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है और शिन अपने मन में सोचता है कि क्या ये बंदा हमारी साइड था। और उस पिज्जा के बॉक्स पर एक कैमरा लगा हुआ था जिसके जरिए हिटमैन का एक ग्रुप साकामोटो को देख रहा था और इस ग्रुप का नाम दोंदनकाई है। क्या इस मोटे पर सच में 1 बिलियन येन का इनाम है? इससे ज्यादा खतरनाक तो वो नागुमो लग रहा था। इनका लीडर कहता है कि हमें साकामोटो को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। आखिरकार वो द ऑर्डर ग्रुप का मेंबर था और बाकी सभी लोग कहते हैं कि द ऑर्डर तो बस एक सुनी सुनाई कहानी है और ऐसा कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। और वैसे भी साकामोटो को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, तो उसे मारना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी साकामोटो कैमरे की तरफ गन पॉइंट करता है और उन सभी से कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा किया तो मैं तुम सभी को नर्क की सैर करवाऊंगा, वो भी बिना टिकट के। और ये कहकर वो कैमरे को शूट कर देता है और अब शाम हो जाती है। शिन साकामोटो से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उस पिज्जा डिलीवरी बॉय की तरह और भी काफी ज्यादा बंदे आने वाले हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हमारा रियल दुश्मन कौन है। शिन और साकामोटो ये डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों तक उन्हें छुप कर रहना चाहिए। पर तभी वहाँ पर साकामोटो की वाइफ और बेटी आ जाती है और हाना कल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और साकामोटो को याद आता है कि उसे हाना को कल अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाना है और उसे काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि ऐसे टाइम पर अम्यूजमेंट पार्क जाना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। साकामोटो की वाइफ और हाना काफी ज्यादा खुश होती हैं, वहीं ये तीनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। और फिर हाना बताती है कि हम सबसे पहले शुगर बनी का फाइटिंग मैच देखेंगे जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आता है। वहीं साकामोटो को चिंता हो रही थी कि यहाँ पर कोई और उस पर अटैक न कर दे। शिन अब लू से कहता है कि उनका आज का मिशन साकामोटो को प्रोटेक्ट करना है और ये भी कि उनकी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर सके। लू पूछती है कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें हमारा दुश्मन कौन है? शिन कहता है कि मैं अपनी पावर्स का यूज करके इन सभी का माइंड रीड करूंगा। वो अपने आसपास के 30 मीटर के रेडियस तक सभी लोगों का माइंड रीड करने लगता है। अगर कोई उनके ऊपर अटैक करने के इरादे से आता है तो उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। तभी अचानक शिन को पता चलता है कि उनकी तरफ एक किलर आ रहा है और वो माइक के जरिए ये बात साकामोटो को बता देता है। और इस हिटमैन का नाम कोरी है जो कि एक सफाई वाला बन के आया था। लू हाना और एओई का ध्यान भटकाती है क्योंकि इन्हें इन सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद वो हिटमैन साकामोटो के पास आते ही उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो उसी की पेन निकालकर उसी की छाती में घुसा देता है। लू और शिन उसकी बॉडी को तुरंत ही एक डिब्बे में डाल देते हैं और लू कहती है कि सच में साकामोटो काफी ज्यादा स्किल्ड हैं। उन्होंने बिना एनिमी को देखे ही इसे घायल कर दिया। शिन उसे बताता है कि वो सच में काफी ज्यादा स्किल्ड हैं। उन्होंने इसे ऐसे इंजेक्ट किया है जिससे कि ये नहीं मरेगा और इसका कोई भी ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि दूर से एक बंदा उनके ऊपर नजर रख रहा होता है और यहाँ पर इसके पास शिन और साकामोटो का बायोडाटा होता है और वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे शिन से बचना होगा। अगर मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं तो वो मेरे बारे में कुछ पता नहीं लगा पाएगा। जिसके बाद वो शिन के काफी नजदीक
नजदीक से चला जाता है, जिसके बाद ये सभी रोलर कोस्टर पर जाकर बैठ जाते हैं। लू और शिन सबसे पीछे बैठे थे ताकि वो सभी पर नजर रख सकें, और तात्सु भी इनके सामने ही बैठा था और शिन को उसके ऊपर शक होने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और लू को भी इसके ऊपर शक हो जाता है। वो आदमी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। अब ये सुनकर तात्सु सोचता है कि इतना छुपने के बाद भी मैं पकड़ा गया, और शिन ये बात सुन लेता है और वो तुरंत ही साकामोटो को बता देता है, और तभी तात्सु अपनी गन निकाल लेता है और वो साकामोटो के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन साकामोटो अपने चश्मे का यूज करके उस बुलेट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, और तात्सु ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। ये बंदा तो बुलेट प्रूफ चश्मे का यूज कर रहा है। जिसके बाद शिन अपनी सेफ्टी बेल्ट को खोल देता है और हवा में जंप कर देता है, जिसके बाद वो तात्सु के पास आकर उसकी सेफ्टी बेल्ट को भी खोल देता है और वो उसे लेकर सीधा नीचे कूद जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक ट्रैक पर आ जाते हैं और तात्सु कहता है कि तुम सच में पागल हो, लेकिन शिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तात्सु अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी हम देखते हैं कि शिन के पीछे से काफी तेजी से एक रोलर कोस्टर आ रहा होता है और शिन उससे बचने के लिए हवा में जंप कर देता है, और इस मौके का फायदा उठाकर तात्सु उसके ऊपर 2 नाइफ से अटैक करता है। शिन पहले नाइफ को तो डॉज कर लेता है, लेकिन वो दूसरे नाइफ के अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उन नाइफ्स के ऊपर पॉइजन लगा होता है, जिसका असर शिन के ऊपर होने लगता है और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और वो ठीक से कुछ भी देख नहीं पा रहा होता। और तात्सु शिन को बताता है कि तुम जल्द ही मरने वाले हो, और मैंने साकामोटो की आंखों में देखा है कि उसे मरने से काफी ज्यादा डर लगता है। लेकिन शिन उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, उन्हें मरने से डर नहीं लगता, वो बस डरते हैं कि वो कहीं अपनी फैमिली को ना खो दें। तभी शिन के पीछे फिर से रोलर कोस्टर आने लगता है और वो उससे बचने के लिए फिर से जंप करता है और तात्सु को पकड़कर रोलर कोस्टर में पटक देता है और शिन उसे एक पंच मारता है, लेकिन तात्सु उसके अटैक को रोक लेता है और शिन बिल्कुल भी सही से नहीं देख पा रहा होता और उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। जिसके बाद वो उसे लेकर नीचे कूद जाता है और यहाँ पर शुगर बनी का मैच चल रहा था और तभी अचानक वहाँ पर एक धमाका होता है और शिन तात्सु के साथ सीधा यहाँ पर आकर गिरता है। शिन जल्दी से शुगर बनी के कॉस्ट्यूम को पहन लेता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर तात्सु नाइफ का इस्तेमाल करते हुए शिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन शिन उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके मुंह पर एक पंच मारता है और ये देखकर तात्सु काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। क्या इस पर पॉइजन का असर नहीं हुआ? आखिरकार ये कैसे कर पा रहा है, क्योंकि ये तो अपनी आंखों से ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। लेकिन शिन उसको काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वहीं हम हाना और एओई को देखते हैं, जो कि इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और असल में साकामोटो शिन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसे कब और कैसे अटैक करना है। जिसके बाद शिन एक पावरफुल पंच मारकर उसे नॉकआउट कर देता है और वो इस मैच को जीत जाता है और सभी ऑडियंस ने भी इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय किया होता है। इसके न्यू पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड स्क्रीन पर तुम्हें कुछ वीडियोस दिखाई दे रही होगी, तो उसे भी जरूर चेकआउट करना।